हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंग की सजावट देखी। बचपन से देखा है मैंने अपनी माँ के चेहरे को, लेकिन उस पर कभी न मैंने किसी तरह की थकावट देखी। अपना वजूद भुलाकर के वो हर किरदार निभाती है। माँ एक ऐसी देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। माँ एक ऐसी देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वाणी आर्य और मैं आकांक्षा शर्मा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, लोनी रोड, शहादरा, दिल्ली के विद्यार्थी मिलकर आकाशवाणी के बाल कार्यक्रम के माध्यम से माँ की महिमा व परिवार का महत्व समझाने हेतु एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति श्रोतागणों को अवश्य पसंद आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई के महीने में मातृ दिवस और परिवार दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं आकांक्षा, मई के महीने में 2 और दिवस भी मनाए जाते हैं। अच्छा, वो कौन से दिवस हैं वाणी? मई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस व दूर संचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आइए सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ गुरबानी के इस शब्द जिसके बोल हैं, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, जिसका गायन करने जा रहे हैं हमारे प्रिय सहपाठीगण हरसिमरत सिंह, आन्या कटोच एवं आयुष आजाद। मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी ठाई, तू मेरा राखा सबनी
वाह, गुरबाणी का ये शब्द सुनकर प्रसन्नचित्त हो गई हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात दर्शन कर लिए हूँ गुरु के। सही कहा तुमने आकांक्षा, हमारी गुरुओं की वाणी है ही ऐसी। गुरबाणी की ये पंक्तियां तुम्हारी इस बात पर याद आ गई मुझे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतक गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतक गुरु निस्तारे। तो जाहिर है जो बात हमारी गुरबाणी में निहित है वो निश्चित ही परम सत्य है। प्रिय श्रोतागणों, आज विश्व भर में मानव विकास की ओर अग्रसर है। डिजिटलीकरण की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, सही कहा आकांक्षा तुमने। लेकिन यही टेक्नोलॉजी मानव को मानव से दूर भी तो ले जा रही है। और तो और इस डिजिटलीकरण के कारण कई प्रकार के केमिकल और कई प्रकार के प्रदूषण भी तो मानव के जी का जंजाल बन गए हैं। तुम्हारी बात सही है वाणी, लेकिन इसका एक उपाय है। कैसा उपाय आकांक्षा? तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मेरी सहपाठी वाणी स्वरचित कविता के माध्यम से देंगी। डिजिटलाइजेशन हुआ है जब से, तरक्की का बोलबाला है। मजबूत हुए हैं दिमागी प्लान, और रिश्तों पर लग गया ताला है। और रिश्तों पर लग गया ताला है। चलो ये माना रिश्ते भी इसके रहते निभ जाएंगे, पर सोचो क्या इनसे होने वाले प्रकोपों से हम बच पाएंगे? धरती माँ की छाती पर जो फैक्ट्रियों के नाम के घाव लगे, वायु और जल प्रदूषण से मानव की सेहत के भाव लगे, पर ऐसा नहीं है कि इनसे मानव नहीं बचने पाएगा। जो सब्र और संयम से सोचेगा इसका भी हल पा जाएगा। जो सब्र और संयम से सोचेगा इसका भी हल पा जाएगा। ईश्वर ने मानव को है सब जीवों से ऊपर रूप दिया, और मानव ने भी जीवन में जो चाहा वो ही कार्य किया। अब आगे भी आने वाली हर मुश्किल हल कर पाएगा जो पर्यावरण को संभालेगा और धरती को वो बचाएगा। है उपाय बड़े जो हम सोचे, बहु तेरी अभी आशाएं हैं। मानव को उस ईश्वर से मिली वरदान में कई प्रतिभाएं हैं। मानव को उस ईश्वर से मिली वरदान में कई प्रतिभाएं हैं। जल से ऊर्जा उत्पादन के उसने तकनीक बनाई है। सेंसर्स, ड्रोन और एआई के माध्यम उसने अपनाए हैं। जल संसाधन संरक्षण कर विद्युत उत्पाद किया उसने। वनस्पति और वन्य जीवों का जीवन रक्षण किया उसने। खबरें साझा करने के लिए सामुदायिक संचार बना डाला। ऊर्जा उत्पादन हेतु फिर बायोगैस को उसने जला डाला। ऊर्जा उत्पादन हेतु फिर बायोगैस को उसने जला डाला। स्मार्ट सिटी तकनीक से शहर सुरक्षित, साफ, संरक्षित हो। परिवहन प्रणाली में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी उपलक्षित हो। बिजली और वायु ऊर्जा भी समझबूझ से जो अपनाए हम। विद्युत गाड़ी को प्रोत्साहन दे, बिजली संचार बढ़ाए हम। डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल स्मार्ट बिन को नित उपयोग में लाए हम। डिजिटल मीडियम के माध्यम से आपसी जागरूकता बढ़ाए हम। डिजिटल मीडियम के माध्यम से आपसी जागरूकता बढ़ाए हम। पर्यावरण संबंधित शिक्षा व जानकारी सबको दिलाओ। अब वीडियो बनाओ, वेबिनार करो, सोशल मीडिया पे इनका प्रचार करो। असली मुश्किल बस मन में है, इस मुश्किल का संहार करो। असली मुश्किल बस मन में है, इस मुश्किल का संहार करो। वाह, क्या अद्भुत कविता थी। कितनी खूबसूरती से हमें वाणी ने डिजिटलाइजेशन के सदुपयोग के बारे में जानकारी दी। हाँ, तुमने सही कहा आकांक्षा। इस काव्य रचना को सुनकर मन में विचारों का जैसे मंथन सा हो रहा है। वाणी, क्या तुम जानती हो कि 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के नाम से जाना जाता है? अच्छा, लेकिन 18 मई को ही क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं हमारे साथी मन्नत और सिद्धानम। सिद्धानम, क्या तुम जानते हो 18 मई को क्या है? नहीं मन्नत, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो 18 मई को क्या है। अरे 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। अच्छा, लेकिन इस दिवस को मनाने का क्या महत्व है? इस दिन संग्रहालय की विशेषता और उनके महत्व को समझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या तुम कुछ और भी बता सकते हो इस विषय के बारे में, ताकि हमारे श्रोतागणों एवं मित्रों को भी इस दिवस के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके? हाँ, क्यों नहीं।
ये दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोग तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कई तरह से संग्रहालयों में संजोकर रखी जाती हैं। संग्रहालय में रखी गई वस्तुएं प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रदर्शित करती हैं। वाह मन्नत, तुम्हें तो काफी जानकारी है इस विषय पर। लेकिन क्या तुम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य भी बता सकती हो? हाँ बिल्कुल सिद्धानम, इस दिवस का उद्देश्य विकासशील समाज में संग्रहालय की भूमिका के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। 18 मई के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निशुल्क कर दिया जाता है। दिल्ली में बहुत सारे संग्रहालय हैं जहाँ पर बच्चों की गतिविधियों और सीखने के लिए भी अवसर रखे गए हैं। मन्नत, क्या तुम बता सकती हो कि विश्व भर में लगभग कितने संग्रहालय होंगे, और दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध संग्रहालयों के बारे में भी क्या तुम कुछ जानकारी दे सकती हो? अगर हम विश्व भर के संग्रहालयों की गिनती जानना चाहें तो वह करीब 55,000 से अधिक होगी। अगर हम दिल्ली के ही संग्रहालयों की बात करें तो दिल्ली स्थित प्रसिद्ध संग्रहालय में से एक है नेहरू संग्रहालय एवं तारामंडल। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है 3 मूर्ति भवन, 3 मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली में। यहाँ पर स्कूलों के लिए विशेष कार्यक्रम होता है, रोज प्रातः 9:30 से शाम 10:30 बजे तक। रविवार और अवकाश के दिनों में हिंदी में अतिरिक्त कार्यक्रम प्रातः 10:30 से शाम 3 बजे तक आयोजित किए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद उनके आवास को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानने के लिए यह संग्रहालय एक आकर्षक स्थान है। यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनेक फोटोग्राफ हैं जो उनके जीवन की जानकारी देते हैं। इसके अलावा यहाँ का उपनिवेशीय भवन भी समान रूप से आकर्षक है। लकड़ी के पैनलों से बने ऊंची छतों वाले कक्ष, खुले बरामदे और बहुत करीने से संरक्षित बागीचे इसकी शोभा बढ़ाते हैं। वाह, यह सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है नेहरू तारामंडल देखने का। अवश्य, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह कार्यक्रम हमारे परिवारों व हमारी माताओं को भी समर्पित है। मातृ दिवस हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद प्रिय मित्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इस अवसर पर मैं भी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। आए हैं हम समक्ष आपके माँ की महिमा सुनाने, घर परिवार व आपसी प्रेम की महत्वता बतलाने। स्निग्ध, सुरक्षित और सामाजिक समझाता ये सार है संसार समूचा, इसमें सर्वोपरि है परिवार, है संसार समूचा, इसमें सर्वोपरि है परिवार। वाह, क्या खूब कहा तुमने। माँ की जैसा कोई दूजा नहीं है इस जगत में। तो आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे हमारे प्रिय सहपाठीगण मन्नत, आकांक्षा और सिद्धानंद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नामक एक गांव में, जहां के लोग जीवन की चकाचौंध से दूर ही रहते थे, वहीं किसी छोटे से घर में गोमती नाम की एक गरीब माँ अपनी बेटी रजनी के साथ जीवन यापन कर रही थी। गोमती गरीब जरूर थी, मगर उसके ख्वाबों पर गरीबी का एक छींटा भी नहीं पड़ा था। वह अपनी बेटी को जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहती थी। गोमती का पति रामप्रसाद अब इस दुनिया में नहीं था। शराब और जुए की बुरी लत ने रामप्रसाद को कभी अपने परिवार के प्रति कर्तव्यरत होने ही नहीं दिया, मगर गोमती अपनी बेटी को इस गरीबी से दूर ले जाना चाहती थी। रज्जो, अरे ओ रज्जो, बेटा युग की बाढ़ भेड़ ले, मैं बड़े साहब के यहाँ काम पे जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है माँ। बेटा ध्यान से रहियो, जब तक मैं लौट ना आऊँ दरवाजा ना खोलियो। अरे हाँ ना माँ, मुझे पता है, तुम जाओ अब। रोटी रखी है बनाकर, खा लीजो। ठीक है माँ, अब जाओ भी। गोमती जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। वहाँ पहुँचते ही क्या देखती है कि बड़े साहब तैयार हैं कहीं जाने के लिए। माफ करना साहब, कछु देर हो गई आज। क्या करूँ, छोटी के लिए खाना भी बनाकर रखना था। कोई बात नहीं गोमती, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। माताजी घर पर ही हैं, उनका ख्याल रखना, समय पर भोजन व दवा दे देना। ठीक है मालिक। बड़े साहब तेज कदमों से बाहर की ओर चल दिए।
गोमती उन्हें जाते हुए दूर तक देखती रही, जब तक वह अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर अपने कार्यालय की ओर निकल नहीं गई। उनके दरवाजे पर खड़े दरबान, उनके घर के अन्य नौकर चाकर, माली, रसोइया, ड्राइवर, उनके ठाट बाट, उनका रहन सहन और उनकी वह लाल बत्ती वाली गाड़ी, यह सब गोमती को बहुत भाता था। उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती थी। शाम होते ही गोमती घर लौटती है तो घर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर का दरवाजा चौपट खुला व रजनी घर से गायब। यह देखते ही वह चिल्ला उठती है, रज्जो, अरे ओ रज्जो, कहाँ मर गई? कितनी दफा समझाया इसे, मेरे आने तक घर पर ही रही हो। ये लड़की मेरी बात न सुनती। हाँ माँ, बोल, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्यों चिल्ला रही है? यहीं पर तो थी मैं, बगल वाली सुनीता के साथ खेल रही थी। क्या बेकार में ही चिल्लम चिल्ली लगा रखी है? अरे तुझे कै बेर समझाया, कुछ पढ़ाई लिखाई में मन लगा और बड़े साहब की तरह बड़ी बड़ी पढ़ाई करके अच्छे ओहदे की नौकरी पे लग जा। यही चाहती हूँ मैं तो बस। माँ, तुझे पता है मुझे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, नहीं बनना मुझे अफसर। मुझे मस्ती से जीना पसंद है। मेरी लाडो, अगर अभी पढ़ लेगी तो सारी उम्र मस्ती करेगी, और अगर अभी मस्ती करेगी तो सारी उम्र मेरी तरह मेहनत करती रह जाएगी। मैं न चाहूँ कि तुझे वह सब झेलना पड़े जो तेरी माँ ने झेला। मुझे वो सब नहीं पता और मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। यह कहकर रजनी फिर से खेलने चली गई। हे भगवान, ये लड़की कहीं अपने बाप की तरह लापरवाही में अपनी जिंदगी खराब ना कर ले। क्या करूं, कछु समझ नहीं आता। गोमती अपने पड़ोस में रहने वाले मास्टर जी को अपने मन की बात बताती है। वह उनसे मार्गदर्शन की याचना करती है। इस पर मास्टर जी व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए उसे समझाते हैं कि इंसान को ख्वाब अपनी हैसियत के दायरे में रहकर ही बुनने चाहिए। हताश गोमती घर को लौट आती है, क्योंकि वह स्वयं भी यह समझती है कि इस ख्वाब के तामील होने के लिए काफी संघर्ष व पैसों की आवश्यकता है, जो कि इस जन्म में तो वह कमा ही नहीं सकती। अपनी परिस्थितियों से समझौता करना तो नहीं चाहती, पर रज्जो बेटा, मैंने कछु दिना के लिए गांव जाना पड़ेगा। तेरे खाने पीने के लिए पड़ोस वाली मौसी को कह दिया है, और तू सारा दिन खेल में मत लगी रही हो, पढ़ भी लियो। माँ, मेरा मन न लगेगा तेरे बिना, मत जा। अरे तू फिक्र ना कर, जल्दी आ जाऊंगी। चल ठीक है, पर जल्दी आ जाइयो। एक दिन रजनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक उसने गोमती जैसी एक औरत को देखा। वह अपना मुंह साड़ी के पल्लू से ढककर तेज कदमों से डिस्पेंसरी की ओर चली गई। जब रजनी ने उस औरत का पीछा किया, तब उसे पता चलता है कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ गोमती है। कुछ दिन बाद जब गोमती घर लौटी, माँ, तुम आ गई? इतने दिन में आई हो, गई कहाँ थी आखिर? उस दिन मैंने तुम्हें डिस्पेंसरी के बाहर भी देखा था, तुम्हें आवाज भी लगाई, पर तुम साड़ी के पल्लू से मुंह छुपाकर गायब हो गई। डिस्पेंसरी के पास? नहीं, वह तेरा वहम होगा। इन सब बातों को छोड़, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे बैठन तो दे, पानी ला। इतने दिन तेरी माँ घर पर ना थी, अभी भी उससे सवाल जवाब कर रही है, और सारा दिन खेल में लगी रही या कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करी? रजनी गुस्से में वहाँ से बिना कुछ कहे अपनी सहेली के पास चली गई। उसे अपनी माँ की इस अजीब हरकत पर शक सा होने लगा। अंदर ही अंदर वह माँ से नाराज रहने लगी। और फिर एक दिन, अरे रज्जो, जरा मेरा सर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है माँ। रुक, मैं अभी डिस्पेंसरी से डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी माँ को क्या हो गया। सिर में दर्द बता रही है और माथा भी गर्म है। गोमती लगता है बेहोश है। मुझे इसी बात का डर था कि अगर समय रहते गोमती ने अपना इलाज नहीं कराया तो इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। मैंने इसे कहा भी था कि समय से ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन डॉक्टर साहब? तुम नहीं जानती रजनी, तुम्हारी माँ की किडनी खराब है और दूसरी में भी संक्रमण फैल गया है। मैंने इन्हें समझाया था कि समय पर ऑपरेशन करवाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के खातिर तुम्हारी माँ ने ऑपरेशन नहीं कराया। क्या कहा? किडनी खराब है? कब, कैसे और ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया माँ ने? सिर्फ तुम्हारे लिए रजनी। मेरे लिए? पर क्यों? डॉक्टर साहब, मुझे आप सारी बातें खुलकर बताइए। क्योंकि तुम्हारी माँ के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ गांव का एक पुश्तैनी मकान था और वह मकान गोमती ने तुम्हारी फीस देने के लिए बेच दिया। यह
चाहती थी कि इन रुपयों को तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करें, क्योंकि इनका बस एक ही सपना है रजनी, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़े सांप की तरह बड़ा अफसर बनाना। कुछ वर्षों के बाद पानी, पानी, अरे कोई पानी तो पिला दो। लो माँ, पानी पी लो। अरे तू आज स्कूल ना गई? माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाती। तुम फिर भूल जाती हो। अब मैं दफ्तर जाती हूँ माँ। अरे हाँ, चल मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। माँ, तुम लेटी रहो। रामू काका, माँ के लिए खाना ले आओ और देखो माँ को सही समय पर दवा भी दे देना। अब मैं दफ्तर के लिए निकल रही हूँ। ये कहते हुए रजनी तेज कदमों से बाहर की ओर चल गई। गोमती अपने कमरे की खिड़की में से देख रही थी। लाल बत्ती वाली गाड़ी में से ड्राइवर ने उतरकर रजनी के लिए दरवाजा खोला। रजनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी चली गई और गोमती भीगी आंखों से देखती रही। गोमती के मातृभाव व समर्पण ने मुझे भी भाव विभोर कर दिया और मेरी आंखों को भिगो दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यह एहसास हो रहा है कि मेरी माँ भी तो ऐसी ही है और शायद यही माँ की परिभाषा है। बच्चे और परिवार, बस इतना सा है इसका संसार। अरे तुमने तो मुझे भावुक कर दिया और शायद हमारे श्रोतागणों को भी। माँ और परिवार पर कार्यक्रम हो और उसमें कोई स्नेह भरा गीत ना हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? हमारे सहपाठियों ने प्रिय मित्रों के लिए एक स्वरचित गीत भी तैयार किया है, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं अंतरीश, अनन्या शर्मा व अनन्या सिंह। जीवन की डगर पिता के साए में मिलती है जीवन की डगर। कर्ण प्रिय व मधुर गीत। निश्चित ही माँ की ममता व पिता का मार्गदर्शन हमें सफलता की ओर ले जाता है। हाँ वाणी, पर आजकल के परिवेश को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ पर जितना बोला जाए उतना कम है। माँ पर जितना बोला जाए उतना कम है। जब जब देखती हूँ उसकी आंखों में, लगता है कुछ तो सूनापन है। शायद वक्त ही नहीं है हमारे पास माँ के साथ बिताने का। ए दोस्तों, अब भी संभल जाओ। ए दोस्तों, अब भी संभल जाओ। बैठो, बोलो, हाल चाल पूछो। ये भी एक तरीका है उससे प्यार जताने का, माँ से प्यार जताने का।
सच में आकांक्षा, तुमने तो मुझे भावुक ही कर दिया। पर हम इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम कई अहम रिश्तों को वो अहमियत देना ही भूल जाते हैं जिसके वो हकदार हैं। वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, जिसके आंचल की छाव में हम बड़े हुए, वो हमारी पहली शिक्षक बनी, हमारी पहली पाठशाला जो हमारा परिवार है। परिवार जिसने अपने स्नेह व सहयोग से हमारी जड़ों को सींचा। आज इन सब के लिए ही हमारे पास वक्त नहीं है। इस कार्यक्रम व आकाशवाणी के माध्यम से गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, लोनी रोड, शहादरा, दिल्ली के सभी छात्र अपने प्रिय मित्रों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि अपने परिवार, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ स्नेह पूर्वक जीवन जिए एवं आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दें। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। सिर्फ एक कार्यक्रम या किसी एक दिन कोई आयोजन कर देने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। यह कोई त्योहार नहीं जिसे एक दिन मनाकर फिर पूरे वर्ष का इंतजार किया जाए। यह तो एक प्रेम पूर्ण भाव है जो हर समय हर पल हमारे मन में बहता है। वृक्ष कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, उसकी हरियाली का कारण उसकी मजबूत जड़ें होती हैं और हमारी जड़ें हमारा परिवार है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस प्रस्तुति से हमने माँ और परिवार के महत्व के साथ साथ यह भी सीखा कि हम आधुनिक तकनीकों और डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके धरती व वन्य जीवन का संरक्षण भी कर सकते हैं और अपनी धरा को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। इस प्रस्तुति ने हमें यह भी स्मरण कराया कि दूर संचार और सूचना के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हैं। हमारे देश की अद्भुत और विविध संस्कृति हमारी विरासत और जीवन की पूंजी है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक प्यारी सी पंक्ति, खास तौर पर हमारे प्यारे मित्रों के लिए, कि इस प्रस्तुति को सुना आपने, मन से है आभार। सभी श्रोतागणों को हम सबका प्रेम भरा नमस्कार। सभी श्रोतागणों को हम सबका प्रेम भरा नमस्कार।